जय हिंद। आज समझेंगे 10 क्लास का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। इसको संपूर्ण एक ही वीडियो में पढ़ लेंगे। एक चैप्टर को संपूर्ण इनकी बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्या है? जैव परक्रम। क्या है? जैव परक्रम। जैव परक्रम किसे कहते हैं? तो जैव परक्रम का परिभाषा है इनकी वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव परक्रम कहते हैं। यानी आप देखेंगे जैव परक्रम के लिए पोषण अति आवश्यक है। पोषण क्या है? अति आवश्यक है। अब यहाँ पर पोषण की परिभाषा क्या है कि वे क्रियाएं जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं जहाँ इसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा निर्माण में होता है। यानी कि हम जो भोजन खाते हैं, भोजन जब करते हैं तो भोजन करने के बाद हम लोग को ऊर्जा जो प्राप्ति होती है, तो ऊर्जा बनाने के काम कौन करता है? तो सेल करता है। सेल यानी कोशिका। कोशिका में ऊर्जा बनाएगा कौन? तो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। उसमें जो होता है प्रोटीन बनाने के काम कौन करता है? तो वो होता है राइबोसोम। तो सबका अलग, हम खाना खाते हैं उनको क्या होता है? अवशोषण होने के बाद में जाकर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो देखते हैं पोषण जो होता है, यानी फिर से देख लेंगे कि वे क्रिया जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं जहाँ इसका कोशिका जो है ऊर्जा निर्माण करती है। पोषण जो होता है दो प्रकार के। पोषण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पोषण जो होगा दो प्रकार के, माइक्रो पोषण और माइक्रो पोषण। पोषण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? तो माइक्रो और माइक्रो पोषण। माइक्रो का मतलब होता है बहुत बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है बड़ा, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं वृहद। अब माइक्रो का हिंदी क्या होता है? सूक्ष्म। माइक्रो का हिंदी सूक्ष्म, इसका हिंदी माने माइक्रो का मतलब सूक्ष्म। इसमें माइक्रो का देखो, माइक्रो एगो माइक्रो, एक होता है माइक्रो। तो माइक्रो में इसमें सबसे अधिक जो है हम लोगों को पोषण में कार्बन की आवश्यकता होती है। सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? तो कार्बन की। उसके बाद में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयोडीन का नहीं होता है। लेकिन आयोडीन में जो है नारियल के पौधा जो है आयोडीन को भी बर्दाश्त कर लेता है। जैसे समुद्र किनारे हम सब धान या गेहूं की खेती नहीं कर सकते हैं, लेकिन नारियल वहां पर उपजाऊ हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो नारियल जो है आयोडीन को बर्दाश्त कर लेता है। यहाँ पर देखें नाइट्रोजन, सल्फर और कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसमें देखेंगे फास्फोरस। फास्फोरस का क्या काम है? तो फास्फोरस का कार्य है फूल को खिलने में, यानी फूल खिलने में कौन मदद करता है? तो फास्फोरस। फूल खिलने में कौन सा? फास्फोरस। टूट फूट के भरपाई के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। किसका? टूट फूट के भरपाई के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो पोटेशियम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखिए जीव द्रव्य के निर्माण में किसका? सल्फर का है। नाइट्रोजन का उपयोग जो होता है पौधा करता है। क्या करता है? पौधा। यानी पौधा जो है वायुमंडल से ग्रहण न करके सीधे किसका निर्माण करते हैं? इनकी जड़ से बनाते हैं। जड़ में जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बनाने का काम कौन करेगा? तो राइजोबियम जीवाणु। कौन सा है? राइजोबियम। जो दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लेता है दलहनी पौधों के जड़ों में कौन सा जोड़ पाया जाता है? तो राइजोबियम। राइजोबियम का काम क्या है कि ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रेट के रूप में बदल देते हैं। अब कैल्शियम का हो गया। कैल्शियम का उपयोग जो होता है डीएनए और आरएनए के निर्माण में। किसका? डीएनए और आरएनए के निर्माण में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। डीएनए और आरएनए के निर्माण में कैल्शियम। जीव द्रव्य के निर्माण में किसका होती है? सल्फर का। किसका? सल्फर का। जीव द्रव्य के निर्माण में सल्फर का प्रयोग होता है। ठीक है, जीव द्रव्य के निर्माण में सल्फर। मैग्नीशियम जो होता है पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। मैग्नीशियम पौधों के पत्तियों में क्या पाया जाएगा? मैग्नीशियम। अब यहाँ पर माइक्रो देख लेते हैं। माइक्रो को जो है इसमें कम आवश्यकता होती है। इसकी माइक्रो में बहुत ही कम आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग शरीर में मिलेगा पोषण के रूप में इस सब की जरूरत है, लेकिन बहुत ही कम। लेकिन इस सब माइक्रो वाला की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर देख लेंगे पोषण की विधि। पोषण कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितनी विधियां? दो। पहला स्वपोषण, दूसरा पर पोषण। पहला स्वपोषण, दूसरा पर पोषण। तो स्वपोषण किसे कहेंगे? कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना ले, यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन खुद स्वयं ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण। यानी भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आधारित नहीं रहेगा, यानी निर्भर नहीं रहेगा, वो खुद अपना भोजन ग्रहण कर लेगा। पर पोषण को देखते हैं। तो पर पोषण जो है वैसे जीव जो अपना भोजन
अपने भोजन के लिए दूसरे जीव यानी स्वपोषण पर निर्भर रहता है। वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए किस पर निर्भर रहता है? स्वपोषण पर निर्भर, यानी स्वपोषण जीवों पर निर्भर रहता है। स्वपोषण में कौन कौन आएगा? तो पेड़ पौधे। स्वपोषण में पेड़ पौधे आएंगे। पेड़ पौधे। अब देखते हैं परपोषण। परपोषण जो होता है, परपोषण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। मृतजीवी पोषण, परजीवी, प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण, परजीवी, प्राणी संपोषण। मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। परपोषण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। परजीवी मृतजीवी किसे कहते हैं? तो मृतजीवी वैसे जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीव जंतुओं से ग्रहण करते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीव जंतुओं से ग्रहण करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि। यानी कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ ये क्या है? मृतजीवी पोषण है। ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जीव जंतुओं से ग्रहण करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? मृतजीवी पोषण। परजीवी पोषण को देख लेते हैं कि वैसे जीव, पर माने परजीवी, परजीवी का मतलब क्या होता है? पर माने दूसरा, जीव माने जीव, यानी कि वैसे जीव जो अपने भोजन, यानी कि वैसे जीव जो दूसरे जीव के संपर्क में, वैसे जीव यानी परजीवी को देख लेंगे कि वैसे जीव जो दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन ग्रहण यानी घुलित कार्बनिक रूप में ग्रहण करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहेंगे? परजीवी। कि वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर घुलित कार्बनिक के रूप में ग्रहण करते हैं उसे हम परजीवी कहते हैं। अब प्राणी संपोषण को देख लेते हैं। तो प्राणी संपोषण वैसे जीव जो अपना भोजन जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। यानी वैसे जीव जो अपना भोजन जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे में मनुष्य, अमीबा आ जाएगा, मेढक, मनुष्य, ये सब क्या है? प्राणी संपोषण। परजीवी क्या है? गोलकृमि, अमरबेल, हुकवर्म, टैपवर्म, एंट अमीबा, हिस्टोरिका, मलेरिया परजीवी आदि। अब देखते हैं पौधों में पोषण। तो पौधों में जो पोषण होता है, पौधों जब अपना भोजन ग्रहण करता है तो वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करता है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पौधा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा क्या है? प्रकाश संश्लेषण के कि जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है तत्व? तो इसमें क्लोरोफिल पहले होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। इसमें लिखते हैं क्लोरोफिल। और क्या होना चाहिए? सूर्य के प्रकाश होना चाहिए। सूर्य के प्रकाश। CO2 होना चाहिए। CO2। और क्या होना चाहिए? जल होना चाहिए। क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, CO2 और H2 ये जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगर सूर्य के प्रकाश नहीं रहेगा तो एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि 2 प्रकार के। एक होता है हिल रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। हिल रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो हिल रिएक्शन क्या है और डार्क रिएक्शन क्या है पहले हम समझेंगे यहाँ पर। तो पत्तियों में क्लोरोफिल होता कहाँ है? ये पत्ती में हो गया क्लोरोफिल। पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल। पत्तियों में जो होता है क्लोरोप्लास्ट होता है। पहले क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। उस देखेंगे क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन क्या क्या रहेगा? तो क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर लिखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो है ये छोटे छोटे जो है थैलोफाइटा के समूह होते हैं। क्या होते हैं? थैलोफाइटा के समूह। इधर हो गया थैलोफाइटा।
जिसको हम कहेंगे ग्राना। क्या कहेंगे? ग्राना। ग्राना यानी इसका मतलब थैलोफाइटा के समूह को क्या कहते हैं? ग्राना। इसी थैलोफाइटा में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। तो जब सूर्य के प्रकाश देखते हैं डार्क यानी हिल रिएक्शन, हिल रिएक्शन या इसी को बोलते हैं लाइट रिएक्शन। जब भी हिल रिएक्शन होगा वो प्रकाश की उपस्थिति में होगा। जब भी हिल रिएक्शन होगा किसकी उपस्थिति में? प्रकाश के उपस्थिति में। तो प्रकाश जो है जब पत्तियों पर पड़ता है, प्रकाश क्या करता है? पत्तियों पर पड़ता है तो ग्राना के यानी कि इसमें हो गया पूरा क्या हो गया? ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर लिख देते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से जाएगा, यहाँ पर पड़ गया क्लोरोप्लास्ट यानी ग्राना को सकते थे। एगो हो गया, जब एगो कहलाएगा थैलोफाइटा। इस थैलोफाइटा के समूह को हम क्या कहेंगे? ग्राना कहेंगे। थैलोफाइटा के समूह को क्या कहेंगे? ग्राना कहेंगे। इस थैलोफाइटा पर जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो जाके इसमें मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर देता है। क्या करता है? उत्तेजित कर देता है। यहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश जाएगा तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा किस पर? ग्राना पर। ग्राना के मतलब थैलोफाइटा में जाएगा, उसमें उपस्थित रहता है कौन? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में उपस्थित होता है कौन सा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के जाके इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर देगा। ये क्या करेगा कि यहाँ पर NADP का निर्माण कर देगा। किसका? NADP। NADP का निर्माण कर देगा। अब NADP क्या करेगा? हाइड्रोजन का निर्माण कर देगा। किसका? हाइड्रोजन का निर्माण कर देगा। फिर से देख लेते हैं, जब सूर्य के प्रकाश यहाँ पर ग्राना पर पड़ती है तो ग्राना पर पड़ती है तो उसमें ग्राना में यानी थैलोफाइटा में उपस्थित क्लोरोफिल में उपस्थित मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर देगा। और जब उत्तेजित करेगा तो ये उत्तेजित होकर NADP का निर्माण कर देगा। किसका? NADP का। अब NADP क्या करेगा कि हाइड्रोजन बना लेगा। क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बना लेगा। अब यहाँ पर इसके बाद में जब हो गया लाइट रिएक्शन या इसी को बोलते हैं हिल रिएक्शन, तो हिल रिएक्शन के बाद अब होता है कौन सा क्रिया? डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन जो होता है स्ट्रोमा में होता है। क्या होता है? स्ट्रोमा में। इसमें जो होता है द्रव हो रहता है। क्या रहता है? द्रव। इसी द्रव को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। इस भाग को हम बोलेंगे स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि डार्क रिएक्शन कहाँ पर होता है, तो बोलना है स्ट्रोमा में। हिल रिएक्शन किस में होगा? तो वो होगा ग्राना में। अब ये क्या करता है, जैसे इसके बाद में यहाँ पर तो बन गया हाइड्रोजन। अब ये क्या करेगा कि बाहर से लेगा CO2। क्या कर लेगा? CO2। अब ये CO2 लेगा तो यहाँ से अंदर उपस्थित ऑक्सीजन को बाहर कर देगा और हाइड्रोजन से मिल जाएगा। मिलकर क्या बना देगा? ऊर्जा बना देगा। संपूर्ण हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरा हो गया। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि। फिर से देख लेते हैं, जब ग्राना में आए, ग्राना के बाद में कहाँ जाएगा? तो स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा जो है इसमें जो बाहर से स्ट्रोमा क्या करेगा? बाहर से CO2 को ले लेगा। बाहर से क्या करेगा? CO2 को लेगा और यहाँ से ऑक्सीजन को बाहर फेंक देगा। अब ये CO2 और यहाँ पर कौन सा? हाइड्रोजन। तो CO2 और हाइड्रोजन मिलकर किसका निर्माण कर देगा? ऊर्जा का निर्माण कर देगा। CO2 और हाइड्रोजन मिलकर किसका निर्माण कर देगा? तो ऊर्जा के निर्माण कर देगा। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का पूर्ण समीकरण है। जैसे यहाँ पर 6CO2 प्लस 12H2O, जब इनको मिलेगा कहाँ? लाइट रिएक्शन मिलेगा। किसका? लाइट यानी कि लाइट मिलेगा और क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो किसका बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। क्या बना देगा? ग्लूकोज। और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर देगा, यानी ले लेगा ऑक्सीजन को मुक्त करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीजन को मुक्त करेगा और फिर क्या बना लेगा? जल बना लेगा। ये हो गया संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। अब देखते हैं मनुष्य में पाचन तंत्र, यानी भोजन जब करते हैं हम लोग जंतुओं में पाचन। तो जंतुओं में अगर पोषण देखेंगे तो जंतु जब खाते हैं तो उसका क्या करते हैं? पाचन। जंतु क्या करेंगे? पाचन। अब यहाँ पर देखते हैं पाचन। तो पाचन की क्रिया एक क्या है? जल अवघटक अभिक्रिया है। क्या है? जल अवघटक यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सॉरी, क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। पाचन क्रिया क्या है? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब यहाँ पर देखते हैं पाचन। पाचन कहाँ से होता है? तो पाचन क्रिया सबसे पहले मुख से, यानी पाचन तंत्र देखते हैं। तो पाचन में भाग लेने वाले अंगों को मिलाकर पूरा तंत्र, तंत्र के मतलब बहुत सारा संजाल,
तंत्र का मतलब एक नहीं रहता है, उसमें बहुत सारे थे। पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले जो अंग है सब मिल के क्या कहलाएगा, पाचन तंत्र कहलाएगा। पाचन तंत्र में कौन रहेगा, मुख गुहा, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुर्दा। छोटी मुख गुहा, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुर्दा। अब यहाँ पर देखते हैं मुख से शुरुआत करते हैं। किससे, मुख से शुरुआत करेंगे। तो मुख में क्या होता है, दांत होते हैं। क्या होते हैं, दांत। इधर इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं दांत। तो मुंह में क्या होता है, दांत। मुख, मुख गुहा के मतलब क्या होता है, तो मुख गुहा के मतलब शरीर में, और गुहा के मतलब क्या होता है, जहां जहां खाली स्थान रहेगा उसे हम कहेंगे गुहा। जैसे मुंह के अंदर खाली स्थान है उसे हम क्या कहेंगे, मुख गुहा। जहाँ पेट में यानी अमाशय में क्या है, खाली स्थान है, जैसे पेट, उसको बोलते हैं अमाशय गुहा। क्या बोले, उदर गुहा कह सकते हैं। अमाशय तो नहीं, उदर गुहा कहते हैं। तो अमाशय हो गया, अमाशय गुहा नहीं कह सकते। तो हो गया उदर, उदर माने पेट। अब पेट को हम क्या कहते हैं, अमाशय। पेट को क्या बोलेंगे, अमाशय। तो बोलेंगे उदर गुहा। तो जहां जहां खाली स्थान रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, गुहा। तो मुंह में देख लेंगे क्या होगा, जीभ और दांत होगा। क्या होगा, जीभ और दांत होगा। मुख गुहा में क्या होगा, तो जीभ और दांत। तो यहाँ पर पहले दांत देख लेते हैं कि दांत कितने प्रकार के। दांत जो होता है 4 प्रकार के। कितने होते हैं, 4 प्रकार के। यहाँ पर देख लेते हैं। ये हो गया दांत। दांत जो होता है कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। लेकिन दांत में देखेंगे तो दांत जो होता है इसमें कैल्शियम फास्फेट, यानी कैल्शियम फास्फेट कितना होता है, तो 85% कैल्शियम फास्फेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है, तो 10%। कितना, 10%। कैल्शियम, दांतों में कैल्शियम फास्फेट कितना होता है, तो 85%। कितना हो जाएगा, 85%। कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, तो 10% होगा। कितना, 10%। और कैल्शियम क्लोराइड कितना हो जाएगा, 5%। कितना, 5%। कैल्शियम फास्फेट की जो मात्रा होगा दांतों में कितना होगा, 85%। कितना, 85%। कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा होगा कितना, 10%। कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा कितना होगा, 5%। ये होता है दांतों में। क्या होता है, दांतों जो है इतना पाया जाएगा। क्वेश्चन पूछ लेता है कि दांतों में कैल्शियम फास्फेट की मात्रा कितनी होती है, तो कितना बताएंगे, तो 85%। कितना, 85%। कैल्शियम कार्बोनेट कितना, तो 10%। कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा तो 5%। अब यहाँ पर देखते हैं दांत। दांत ये हो गया पूरे दांत। इधर एक और अलग से दांत बना लेते हैं। ये हो गया दांत। ये हो गया डेंटाइन। क्या हो गया, डेंटाइन। हो गया डेंटाइन। और ऊपर से हो गया इनामेल। क्या हो गया, इनामेल। इनामेल यानी दांतों को अगर देखेंगे कि दांतों में सबसे मजबूत क्या होता है, तो दांतों का इनामेल। यानी टोटल अगर शरीर में कह दिया जाए कि शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ क्या है, तो सबसे मजबूत पदार्थ दांतों का इनामेल है। लेकिन जब हड्डी कहेंगे कि हड्डी कौन सा होगा, तो जबड़े की हड्डी। यानी शरीर में मजबूत हड्डी कौन सा है, तो जबड़े की हड्डी। और दांतों में, शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो वो है दांतों का इनामेल। क्योंकि दांत में देखेंगे ऊपर जो ऊपर वाला हिस्सा है, इस पर कितनों ब्रश मारते रहेंगे ये जल्दी घिसता ही नहीं है, बहुत ही मजबूत होता है। लेकिन डेंटाइन, डेंटाइन दांतों का जो अस्थिक्षय होता है, दांतों का अस्थिक्षय किसके कारण होता है, तो यानी क्लोरीन के कारण। किसके कारण, क्लोरीन सॉरी फ्लोरीन के कारण। किसके, फ्लोरीन के कारण। दांतों का अस्थिक्षय किसके कारण होता है, तो फ्लोरीन के कारण होता है। अब इसमें देखेंगे तो इसमें जैसे हम लोग कोई मीठा खाए, मीठा खाने के बाद दांतों को अगर अच्छी तरह नहीं धोते हैं तो इसमें लग जाता है कीटाणु। तो जब तक से कीटाणु दांतों के इनामेल तक है, यानी दांतों के इनामेल तक रहेगा,
तब तक तो यहाँ पर इसका इलाज हो जाएगा। जैसे ही लेकिन डेंटाइन में घुस गया तो इसका कोनो इलाज नहीं है। यानी डेंटाइन में जैसे ही घुस गया इसका कोनो इलाज नहीं है, दांत को कबाड़ना ही पड़ेगा। दांत को क्या करना पड़ेगा? कबाड़ना पड़ जाएगा। तो इसमें दांतों के इनामिल तक रहेगा, चलो ठीक है, यहाँ पर दवाई करके ठीक कर देगा, यहाँ मसाला वसाला भर देगा तो ठीक रहेगा। लेकिन इनामेल में जैसे घुसेगा डेंटाइन में, तो डेंटाइन में घुसने के बाद जो है इसका कोई इलाज नहीं है। दांत जो होता है 1/4 भाग ही दिखता है। दांत जो हम लोग को जितना दिखता है, कितना दिखता है? 1/4। इसका मतलब 1/4 का मतलब क्या होता है? तो 4 भाग में 1 भाग ही दिखता है। जितना नहीं दिखता ना, इतना 1 भाग इतना ही दिखता है हम लोग को, इतना नहीं, इतना ही इनामेल तक ही दिखता है, ऊपर वाला इनामेल। तो यहाँ तक इतना दिखता है। बाकी इसका 3 हिस्सा कहाँ रहता है? नीचे। एक ही हिस्सा हम लोगों का दिखता है। इसका मतलब 1/4 का मतलब अगर दांत को हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो उसका 1 भाग केवल हमको दिखाई देता है दांत का। दांत का देखेंगे तो दांत ये समझ में आ गया। दांत में अब इधर देखें दांत कितने प्रकार के होता है, कितने? तो दांत जो होता है 4 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? दांत 4 प्रकार के। और जो निकला रहता है इसमें नुकीला, उसको हम बोलते हैं केनाइन। क्या बोलेंगे? केनाइन। इसमें क्या बोलेंगे? केनाइन। दांतों में जो नुकीला दिखता है उसे हम क्या कहेंगे? केनाइन। और जो आगे निकला रहता है चाकर चक्कर जो दांत में होता है उसे हम बोलते हैं इंसाइजर। क्या बोलेंगे? इंसाइजर। इसको केनाइन। केनाइन। और हो गया इंसाइजर। क्या हो गया? इंसाइजर। तो ये हो गया केनाइन, ये हो गया इंसाइजर। इधर से जो 1 2 जो दांत है ये कहलाता है प्रीमोलर। प्रीमोलर है। अब बाकी 3 को होता है मोलर। क्या होता है? मोलर। 3 दांत जो होता है आंतरिक में क्या होता है? मोलर। 3 दांत है मोलर। अब बाकी इधर जो 2 दांत होता है उसे होते हैं प्रीमोलर। क्या बोलेंगे? प्रीमोलर। आगे के जो यहाँ पर देखो केनाइन का काम क्या है? केनाइन का कार्य है किसी चीज को चीरने या फाड़ने का काम करेगा। फाड़ने का काम कौन करेगा? केनाइन। लेकिन इंसाइजर का काम क्या है? काटने का काम करता है। इंसाइजर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कृंतक। क्या बोलेंगे? कृंतक। और केनाइन को हिंदी में बोलेंगे भेदक। क्या बोलेंगे? भेदक। इसको बोलेंगे अग्रचौड़क, इसको बोलेंगे चौड़क। प्रीमोलर को अग्रचौड़क, इसको बोलेंगे चौड़क। इसमें देखेंगे यानी कि इंसाइज केनाइन का काम क्या है? फाड़ने का काम करेगा। इंसाइजर का काम क्या है? काटने का। लेकिन प्रीमोलर का काम है यानी कि क्या करने का है? रगड़ने का काम करता है, पूछने या पीसने का काम करता है। कौन? प्रीमोलर। इसमें जो है थर्ड मोलर, मोलर में कौन सा? थर्ड, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 होता है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। थर्ड मोलर का कोई काम नहीं है। इस जो है एक अपवाद में बचा रहता है। कौन सा? थर्ड मोलर। थर्ड मोलर। ये अभी इसका डेंटल सूत्र देखेंगे तो डेंटल सूत्र लिखने का तरीका क्या है? तब पहले लिखाएगा कौन सा? इंसाइजर। कौन सा? इंसाइजर। अरे सॉरी, केनाइन। क्या हो जाएगा? केनाइन। उसके बाद में इंसाइजर। क्या हो जाएगा? इंसाइजर। तब प्रीमोलर, तब मोलर, ऐसे लिखा जाएगा। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है डेंटल सूत्र। डेंटल सूत्र पेज में कितना होते हैं? तो इधर हम इसको अगर आधा भाग में बांट देंगे तो आधा अगर पढ़ लेंगे तो आधा से निकल जाएगा। तो हम आधा को देख लेते हैं कि आधा में जैसे यहाँ पर आंतरिक भाग को हम आधा आधा बांट देते हैं। तो पहले जो होता है एक तो सब में निकला आता है, जो निकलता है सब में होता है कितना? इंसाइड। कितना हो गया? एक नीचे और एक ऊपर, 2। एक पटका हो गया। इधर जो होता है, सॉरी गलती, पहले इसको पढ़ना है इंसाइजर को, तब केनाइन। ऐसे होता है। क्या होता है? पहले इंसाइजर, तब क्या होता है? केनाइन। इंसाइजर केनाइन, इंसाइजर केनाइन। उसके बाद में प्रीमोलर। क्या होता है? प्रीमोलर, तब मोलर। तो जितना ऊपर होगा उतना ही क्या हो जाएगा? नीचे होगा। जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 2 हो गया। कितना हो गया? 2। एक पार्ट को पढ़ लेते हैं तो एक पार्ट का अनुमान लग जाएगा, यानी ऊपर नीचे दोनों निकाल लेंगे। तो जितना देखो 2 को सब में रहता है तो पहले 2 लिखेंगे। कितना हो गया? 2। यहाँ पर लिखा गया है 2। इधर का एक पार्ट देखेंगे तो कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1। इधर प्रीमोलर 1 2, प्रीमोलर कितना हो गया? 1 2, 2 को हो गया प्रीमोलर, तो 2 लिख दिए। ऊपर वाला कितना? 3 गो। मोलर कितना? 3 गो। 1 2 3। मोलर कितने? 3।
यानी प्री मोलर दुग्ध। फिर से देख लेते हैं इंसाइजर कब हो, 1 2, एक पार्ट को आधा आधा करके पढ़ लेते हैं इसको, तो 1 और 2 हो गया, 1 और 2। उसके बाद में कितना है केनाइन, तो 1 क्या है 1, यहाँ पर लिख दिया गया है 1, या फिर से यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। पहले आई यानी इंसाइजर, तो इंसाइजर कितने 1 2, इंसाइजर हो गया 2। उसके बाद में केनाइन 1, इसके बाद में प्री मोलर 1 2 2 हो गया। उसके बाद में प्री मोलर 1 2 3, कितना हो गया 3। तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, ये हो गया दंत सूत्र, जिसको इंग्लिश बोलते हैं डेंटल फार्मूला। क्या बोलेंगे, डेंटल फार्मूला। लेकिन छोटा बच्चा में जो होता है, छोटा बच्चा में ध्यान दे, 2 गो तो निकलबे करेगा छोटा बच्चों में, क्या करेगा 2 गो निकलेगा छोटा बच्चे में। लेकिन अब 2 गो ये हो गया, 2 के बाद है एगो रहबे करेगा, 1 2 1 हो गया, 2 गो इन रहबे करेगा, 1 रहेगा, इन कलर आता है। अब यहाँ पर देखते हैं 1 2 कितना हो गया 2, तो 2 उस समय नहीं निकला रहता है, जो है नहीं निकला आता है, प्री माने प्री मोलर जो है नहीं रहता है। इसको मान लेते हैं कुछ 0, कुछ नहीं है, जो है प्री मोलर बच्चों में नहीं होता है, इधर जो होता है 2 ही निकला आता है। मोलर में कितने हैं 2, माने कि प्री मोलर बच्चों में नहीं आया रहता है, वो भी मोलर में केवल 2 ही आया रहता है। तो इधर हो जाएगा, अगर लिखेंगे तो 2, इधर निकलेगा 1, यहाँ पर नहीं निकला रहेगा 0, इधर निकला रहेगा केवल 2। थर्ड मोलर जो होता है किसी किसी का 20 साल के बाद 18 साल के बाद ही निकलते हैं, किसी का 20 साल लग जाता है, किसी का इधर निकल जाता है, ठीक ना। तो ये लास्ट में एकदम अंतिम में निकलता है कौन सा, थर्ड मोलर। जब निकलता है तो बहुत ही दर्द देता है, दर्द के साथ नहीं, जबड़े को चीरते हुए आएगा तो दर्द करेगा यहाँ पर। तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, ये क्या हो गया, बच्चों में डेंटल फार्मूला हो गया। क्या हो गया, बच्चों में डेंटल फार्मूला। अब डेंटल को देखें, दांत को होते हैं कि दांतों की संख्या कितनी होती है, तो दांतों की जो संख्या होती है, तो दांतों की संख्या अभी 32, वयस्क में कितना है 32। दांतों की संख्या वयस्क में कितने होते हैं 32। आजीवन माने दूध के दांत कितने होते हैं 20। दूध के दांत पूछेगा तो कितना 20, दूध के दांत 20 है। इसमें जो होता है वयस्क में कितने 32। लेकिन पूरे जीवन में अगर पूछेंगे तो पूरे जीवन में कितने दांत होते हैं, तो 32 और 20 अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52। क्या हो जाएगा 52। तो जीवन भर में टोटल दांत कितने निकलता है, तो 52 गो। जीवन भर में कितने दांत, तो 52 दांत निकलती है। लेकिन अब यहाँ पर हम देखेंगे और क्या है, तो 52 दांत हो गया। इसमें और फॉर्मूला और क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें, तो इसको जो देखेंगे केनाइन को, इसको हम केनाइन को हम बोलते हैं आई टीथ है। आई माने आंख, यहाँ से निकलेगा सीधे कौन आएगा, ये आएगा केनाइन, तो आई टीथ कहते हैं। जैसे देखना, अगर यहाँ पर हम किसी का बना देते हैं तो सीधे यहाँ पर निकला रहता है कौन सा, केनाइन, तो इसको बोलते हैं आई टीथ, यानी आंख से सीधे लाएंगे तो निकलेगा यही बेटा मिलेगा, क्या मिलेगा, केनाइन मिलेगा, यही मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं कौन सा, आई टीथ, यहाँ से निकलता है। अब ये देखेंगे दो आगे वाला, यहाँ से एक जो इंसाइजर है, तो इंसाइजर सीधे यहाँ पर नाक के सोच से निकलती है, यहाँ पर जैसे आप देखना है यहाँ पर निकलेगा सीधे कहाँ से, नाक के सोच पर, तो इसे हम बोलेंगे नोज टीथ। क्या बोलेंगे, नोज टीथ, माने नाक वाला दांत, यानी नोज टीथ किसे कहते हैं, तो इंसाइजर को किसको कहेंगे। इधर जो है प्री मोलर और मोलर को हम क्या कहेंगे, चीक टीथ, क्योंकि इधर गाल हो गया, गाल के बगल में गाल का इंग्लिश क्या होता है, चीक। क्या होता है, चीक, तो टीथ माने दांत, तो चीक टीथ। तो क्वेश्चन पूछेगा चीक टीथ किसे कहते हैं, तो चीक टीथ प्री मोलर और मोलर को, चीक टीथ किसको, प्री मोलर और मोलर को। अब यहाँ पर नोज टीथ, तो नोज टीथ में कौन आएगा, याद करना, उतना मेहनत नहीं करना है कि नहीं ज्यादा रटना है। यानी नोज टीथ कोई पूछ देगा तो नाक वाला सीधे लाना है, कौन सा मिलेगा, इंसाइजर। आई टीथ कोई पूछेगा तो यहाँ से सीधे निकलेगा कौन, केनाइन हो जाएगा। अब क्वेश्चन कोई पूछेगा कि जीवन में कुल कितने दांत, तो 52। जीवन में कुल कितने दांत, तो 52 और दूध के दांत कितने 20, कितने होते हैं 20। वयस्क में कितने 32, वयस्क में कितने होते हैं 32 दांत। अब यहाँ पर मुख वाष्प हो गया। अब आगे चलते हैं, मुख दांत से समाप्त हो गया। जीभ जो होता है पाचन क्रिया में सहायक नहीं होता है, जीभ जो होता है पाचन क्रिया में सहायक नहीं होता है।
लेकिन जीभ में अगर देखेंगे, छोड़ते हैं जीभ को, इधर देखते हैं, अब जैसे खाना आएगा, ये हो गया, दांत समाप्त हो गया। अब दांत से इधर जाएगा तो खाना भी मिल जाता है। कौन, दांत जो होता है काम क्या करते हैं, भोजन को चबाने में, भोजन को छोटा छोटा टुकड़ा में कर देगा दांत। अब यहाँ पर जैसे आगे जाएगा भोजन, तो भोजन में मिल जाएगा लार। भोजन में लार को मिलना बहुत ही जरूरी है। लार अगर नहीं निकलेगा तो बिना स्वाद के भोजन लगेगा, आज नहीं भोजन को हम सीधे घोट पाएंगे, यानी घोटेबे नहीं करेगा, निकल नहीं पाएंगे। शरीर में अगर हम इधर से पूछ दिए, लारे नहीं मिले, तो लार नहीं मिलेगा तो उसको निकलने में बड़ी कठिनाई होगा, निकल नहीं पाएंगे इसको, निकल नहीं। तो यहाँ से होता है लार, कौन सा मिलता है, लार ग्रंथिया, कौन मिलेगा, लार ग्रंथिया। तो टोटल लार ग्रंथिया अगर पूछेगा, कुल लार ग्रंथिया तो कितने होते हैं, 6, लेकिन जोड़ा में कितने, 3 जोड़ा, कितने, 3 जोड़ा, 3 गो इधर और 3 गो उधर, कितना हो गया, 6 जोड़ा। तो 6 जोड़ा लार ग्रंथिया होती है, यानी 3 जोड़ा होती है लार ग्रंथि। टोटल लार ग्रंथि कितने, 6, और जोड़ा में पूछेगा तो 3। यहाँ पर जो होता है 3 प्रकार के, कौन कौन 3 गो, तो पैरोटिड ग्रंथि, कौन सा, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड, यहाँ पर लिख देता है पैरोटिड। कितने हो गए, 3, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, ठीक है। तो इन तीनों लार ग्रंथि से कितने प्रकार के लार निकलते हैं, तो 4 प्रकार के लार निकलते हैं। इस लार ग्रंथि से कितने प्रकार के लार निकलते हैं, तो 4 प्रकार के लार निकलते हैं। 4 प्रकार के लार कौन कौन सा होता है, तो लाइसोजाइम, पहला क्या होगा, लाइसोजाइम, यहाँ पर लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। दूसरा हो गया टाइलिन, टाइलिन। तीसरा डाइस्टेज, डाइस्टेज। चौथा हो गया म्यूलिन, क्या हो गया, म्यूलिन, क्या हो जाएगा, म्यूलिन। तो कितने प्रकार के लार निकल देगा, 4 प्रकार के लार निकलेगा, कौन कौन, तो लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूलिन। ये चारों का काम क्या है, तो देखो लाइसोजाइम का काम क्या है, ये कीटाणुओं को मारने का काम करेगा। तो कीटाणुओं को मारने का काम कौन करेगा, लाइसोजाइम, कीटाणुओं को मारने का काम कौन करेगा, लाइसोजाइम। टाइलिन जो होता है भोजन, टाइलिन और डाइस्टेज, ये दोनों क्या करेगा, स्टार्च को पचाएगा। स्टार्च क्या होता है, जैसे हम लोग रोटी खाते हैं तो आटा जो होता है पूरी तरह नहीं चला पाता है, तो उसमें चोकर कुछ रह जाता है, तो चोकर जो होता है वो क्या, चोकर में क्या पाया जाता है, तो स्टार्च होता है। तो उस स्टार्च को पचाने का काम कौन करेगा, तो टाइलिन और डाइस्टेज, ये जरूरी भी होता है खाना में मिलना। अब देखते हैं म्यूलिन। म्यूलिन जो होता है, म्यूलिन क्या करता है कि भोजन को चिपचिपा बनाने का काम करेगा। जैसे भोजन को हम जो है आसानी से निगल पाए, उसमें क्या मिल जाता है, म्यूलिन। अब म्यूलिन जो होता है एकदम चिपचिपा बना देगा, घुटने में क्या हो जाएगा, यानी कि निगलने में उसको आसानी हो जाएगा, ये होता है म्यूलिन। अब आगे देखेंगे भोजन जो होता है, यहाँ से मुख से बाद में कहाँ जाएगा, अमाशय में, कहाँ जाएगा, अमाशय में, यानी कि पाचन में जो है मुख से बाद में कहाँ जाएगा, अमाशय में जाएगा। अमाशय को देख लेते हैं, अमाशय। तो अमाशय देखिए, लार ग्रंथि में जो सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि है वो पैरोटिड ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि कौन होती है, पैरोटिड। ये सांप में जो है जहर का काम करती है, कौन, पैरोटिड ग्रंथि सांप में जहर का काम करती है। अब यहाँ पर देखते हैं अमाशय को।
अमाशय जो होता है, अमाशय, अमाशय हम इसको अपना भाषा में बोलते हैं पेट। क्या बोलेंगे? पेट। अमाशय को अपने भाषा में बोलेंगे पेट। अब भोजन आएगा यहाँ से सीधे अमाशय में, बना देते हैं पेट, यहीं तक अमाशय हो गया। क्या हो गया? अमाशय। तो अमाशय कितने भाग? 3 भाग। पेट की मैंने पेट को कह सकते हैं, तो पेट के कितने हिस्सा? 3 हिस्सा। कौन कौन? कार्डियक, पुंडिक, पाइलोरी। कौन सा? कार्डियक, पुंडिक, पाइलोरी। लिख देते हैं यहाँ पर। कार्डियक, पुंडिक, ये हो गया पाइलोरिक। क्या हो गया? पाइलोरिक। क्या हो गया? पाइलोरिक। यानी अमाशय के कितने हिस्सा? तो 3 हिस्सा। अमाशय कितने हिस्सा? तो 3 हिस्सा। कौन कौन? तो कार्डियक, पुंडिक और पाइलोरिक। क्या होता है? कार्डियक, पुंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक में जो होता है एसियल का स्राव होता है। क्या होता है? एसियल का स्राव होता है। कार्डियक में एसियल का स्राव होता है, यानी यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाता है। अब यहाँ से जो भोजन आएगा, तो पहला यानी कार्डियक के बाद में कहाँ भोजन जाएगा? तो फुंडिक में जाएगा। भोजन जो है कहाँ? कार्डियक के बाद में कहाँ जाएगा? तो फुंडिक में जाएगा। अब फुंडिक में जो होता है कांटे जैसी रचना होती है, कांटे जैसी रचना होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? रूजी कहेंगे। तो रूजी का काम क्या है? भोजन को अच्छी तरह फेंटना है। जैसे हम लोग देखते हैं कहीं अगर मान लीजिए मसाला वाला काम है, जैसे रोड का ढलैया हो रहा है, तो उसमें जो मसाला बनाने वाला मशीन होती है, तो उस मशीन में इसी तरह दांत जैसे रचना रहेगा, वही क्या करेगा? पूरे मसाला को फेंटने का काम करेगा। तो हमारे पेट में जो उसी प्रकार क्या है? रूजी। रूजी क्या करता है? खाना को अच्छी तरह हिला हिला के बढ़िया से फेंट देता है, ताकि पाचन में सहायक हो जाए, और मैंने उसको और तोड़ देता है। ठीक। अब जैसे जिस दिन अगर हम भोजन नहीं करेंगे, तो ये अपने समय पर उठकर देखेगा। अगर भोजन नहीं आया तो उस दिन पेट में क्या करने लगता है? चूहन देने लगता है, जिसके कारण जो होता है पेटों में दर्द हो जाता है। इसका मतलब कभी कभी क्या होता है कि नहीं खाते हैं, मैंने नहीं भोजन करते हैं, खाली पेट रह गए, तो उस दिन क्या करने लगेगा? ये दर्द देने लगता है, यही जो होता है चुभने लगता है। अब यहाँ से भोजन पाइलोरिक फुंडिक के बाद में कहाँ आएगा? पाइलोरिक में। क्या आएगा? पाइलोरिक में। अब पाइलोरिक में जो होता है पेट की जो अंतिम हिस्सा यानी अमाशय का अंतिम भाग कौन है? पाइलोरिक। अब इस पाइलोरिक में पेट का यानी कि अमाशय का अंतिम हिस्सा पाइलोरिक, पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाए जाते हैं। क्या होता है? जठर ग्रंथि। उस जठर ग्रंथि से किस जठर? इस जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। कौन सी? जठर रस। तो जठर रस कौन कौन निकलते हैं? तो रेनिन और पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन, पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन। यानी कि इस जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? तो इस जठर ग्रंथि से 2 प्रकार का रस निकलता है, रेनिन और पेप्सिन। इसको हम इंग्लिश में जठर ग्रंथि को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस, वो गैस्ट्रिक जूस जब स्राव नहीं होता है, तो उससे एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक बीमारी। क्या होता है? गैस्ट्रिक। उसी को बोलता है। यहाँ से निकलेगा रेनिन और पेप्सिन। तो रेनिन का काम क्या है? तो रेनिन का काम है दूध को पचाना। तो दूध को दही में बदलने का काम कौन करेगा? रेनिन। दूध को दही में बदलने का काम कौन करेगा? रेनिन। अब पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पचाने का काम करेगा। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पचाने का काम करता है। कौन? तो पेप्सिन। अब देखते हैं जैसे छोटे बच्चों को अगर दूध पिलाएंगे, तो दूध पिलाने के बाद में अगर देखते हैं वो उल्टी कर देता है, ऐसे खिलाने में मान लो उल्टी कर दिया, तो दूध तुरंत पिलाएंगे तो दूध उल्टी नहीं करेगा, क्या करेगा? दही में बदल जाएगा। तो दही में बदलने का काम कौन करेगा? रेनिन। क्या करेगा? रेनिन। वही जो अब जैसे बुढ़ौती अवस्था में जाएंगे, तो बुढ़ौती अवस्था में रेनिन जो है काम नहीं करता है। तो इसलिए डॉक्टर द्वारा सलाह दिया जाता है कि बूढ़े लोगों को क्या पीना चाहिए? दही पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए? दही। ताकि दही का पाचन होता है सही से हो जाएगा हम लोग, क्योंकि दूध अगर पियेंगे तो दूध अंतिम पेट में जाए क्या बनेगा? दही। तो उससे अच्छा है कि दही पियो। इसलिए बूढ़े लोगों में कि बूढ़े को क्या करते हैं? बूढ़े लोगों को डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है कि आप दूध न पी के क्या पीजिए? दही, वो अच्छा रहेगा। तो दूध को पचाएगा कौन? रेनिन। और दही में बदलेगा प्रोटीन कौन पचाएगा? पेप्सिन। अब यहाँ से देखते हैं ये भी अम्ल है, भोजन क्या है? यहाँ पर अम्ल है, अम्ल है, लेकिन छोटी आंत में जैसे प्रवेश करेगा
तो छोटी आंत में प्रवेश करेगा तो छोटी आंत का कहना है कि हमारा अंदर जो है अम्ल नहीं आना चाहिए। हमारा जब भी अंदर आएगा क्या आएगा, क्षार। हम जब भी लेंगे क्षार, अम्ल नहीं। अभी इसको अब क्षार देगा कौन, यहाँ पर झमेला हो गया कि क्षार देगा कौन। तो क्षार देने के लिए क्षार बनाता कौन है, तो वो बनाता है लीवर। पित्त जो होता है एक प्रकार की, पित्त क्या है, क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है 7.8। कितना होता है 7.8। पित्त का पीएच मान 7.8 होता है। अब यहाँ से लीवर जो बना दिया, लीवर लीवर को तो उतना फुर्सत नहीं है कि तुम कब कब खाना खा रहे हो, हम तुमको पित्त देंगे, यानी पित्त मिलाएंगे तो क्षारीय होगा। तो इसके लिए जमा कर देता है कहाँ, पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में। अब पित्ताशय से यहाँ से एक नली लगी रहती है, क्या लगी रहती है, नली। ठीक। अब यहाँ पर छोटी आंत में 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। कौन, 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। इसमें 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। छोटी आंत का भी 3 पार्ट, छोटी आंत का भी कितने भाग होता है, 3 भाग होता है। कौन कौन, तो डेडुनम, जेजुनम, बना देते हैं जेजुनम। इधर हो गया इलियम, क्या हो गया, इलियम। तो डेडुनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत के कितने पार्ट, 3 पार्ट, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। तो डेडुनम में क्या होता है, 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, 2 प्रकार के हार्मोन। कौन कौन, तो कोलेसिटोकाइनिन, यहाँ पर लिखा गया है कोलेसिटोकाइनिन और सिकेटिन। कोलेसिटोकाइनिन और सिकेटिन, यहाँ पर 2 प्रकार के हार्मोन निकलेगा। अच्छा, हार्मोन क्या होता है, तो हार्मोन जो है उत्तेजित करने का कार्य करता है। उत्तेजित, कोई चीज उत्तेजित, जैसे देहात में देखते हैं कोई झाड़ा लगाने वाला पहले से लगा देगा, लड़ जाए, तो पीछे से कोई झाड़ा लगा दिया वो जाके लड़ जाएगा। इसका मतलब वो उत्तेजित करता है, उत्तेजित करता है कि जाके तुम क्या करो कि जल्दी से पित्त निकलाओ। तो पित्त निकालने के लिए किसको उत्तेजित करेगा, तो ये जो है कौन, कितने होते हैं, कोलेसिटोकाइनिन और सिकेटिन। तो कोलेसिटोकाइनिन जो है पित्त निकालने के लिए उत्तेजित करेगा कि खाना आ रहा है, पित्त निकाल देना है। तो जब जब खाना खाएंगे तब तो हम लोग को कोई होता है दिन भर खाते रहते हैं, तो दिनों भर कभी खाएगा, 2-2 घंटा पर, 3-3 घंटा पर, तो पाचन कैसे होगा, तो आगे खबर रहेगा तब ना पित्त मिला के देगा। तो यहाँ से उसको उत्तेजित करने का काम, यानी पित्त स्रावित करने के लिए कौन उत्तेजित करता है, तो कोलेसिटोकाइनिन। क्या करता है, कोलेसिटोकाइनिन। सिकेटिन जो होता है यहाँ से अंगनाशय, यहाँ पर अंगनाशय होता है, कौन सा होता है, अंगनाशय। तो अंगनाशयी रस को निकालने के लिए कौन, अंगनाशयी रस को निकालने के लिए कौन उत्तेजित करता है, तो सिकेटिन। तो अंगनाशयी रस को निकालने के लिए सिकेटिन, और यहाँ से पित्त निकालने के लिए कौन उत्तेजित करता है, तो कोलेसिटोकाइनिन। कोलेसिटोकाइनिन। अब अंगनाशय में देखेंगे तो अंगनाशय में 3 प्रकार के हार्मोन, 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एल, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं लाद, ट्रिक है क्या है, लाद। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। क्या है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज जो होता है, लाइपेज जो होता है प्रोटीन को पचाने का काम करेगा। लाइपेज क्या करता है, प्रोटीन को पचाने का काम करेगा। अब यहाँ से जैसे, अब यहाँ से भोजन जाता है कहाँ से, हो गया डेडुनम, जेजुनम में जाता है। तो जेजुनम में किसी प्रकार के हार्मोन नहीं पाए जाते हैं। जेजुनम में जो है किसी प्रकार के जो है पाचन क्रिया नहीं होता है, तो पाचन क्रिया जेजुनम में नहीं होगा। अब जेजुनम के बाद में भोजन जाएगा कहाँ पर, इलियम में। इलियम में जो होता है कई प्रकार के रस निकलते हैं, इलियम में कई प्रकार के रस निकलते हैं। इलियम से कई प्रकार के रस निकलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सक्स एंट्रिकस कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्स एंट्रिकस कहते हैं। यानी कि इलियम में कई प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जिसे हम सक्स एंट्रिकस कहते हैं। जैसे में कौन कौन रहेगा, लाइपेज आएगा, पाइसिकृत वसा को क्या करेगा, ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में तोड़ देता है। लाइपेज जो होता है ये पाइसिकृत वसा को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में तोड़ देता है। यहाँ पर इरेप्सिन, लाइपेज यानी इलियम कहता है इरेप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टोज। तो लाइपेज होता है, माल्टेज होता है, माल्टेज जो होता है माल्टोज को माल्टेज में बदलता है। सुक्रेज जो है सुक्रोज को सुक्रेज में बदलता है। लैक्टोज लैक्टोज को बदलता है, यानी लैक्टेज को लैक्टोज में बदलता है। सुक्रेज को सुक्रोज में, सुक्रेज क्या करता है, सुक्रेज को सुक्रेज में बदलता है। जैसे चीनी को पचाने का काम कौन करेगा, सुक्रेज। ये होता है इरेप्सिन। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर बड़ी याद, तो यहाँ पर देखेंगे इलियम में
दाहिने हिस्सा में क्या होता है तो अपेंडिक्स होता है, या नहीं अपेंडिक्स नहीं, यहाँ पे उंगली जैसे रचना होगी, उंगली जैसे यहाँ पर रचना होती है, यहाँ पर इलियम में, इलियम में उंगली जैसा रचना होती है जो क्या करता है कि चूसने का काम करते हैं, क्या करता है चूसने का काम करता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे बड़ी आंत, तो बड़ी आंत जो होता है, बड़ी आंत का भी 3 हिस्सा, कितने पार्ट होता है 3 पार्ट होता है बड़ी आंत का, कौन कौन, बड़ी आंत का भी 3 हिस्सा, बड़ी आंत में कौन, सीकम कोलोन रेक्टम, कौन सीकम कोलोन रेक्टम, यहाँ से निकल जाएगा कौन रेक्टम, बाहर निकल जाता है रेक्टम। तो बड़ी आंत का भी कितना पार्ट 3 पार्ट, सीकम कोलोन रेक्टम। तो सीकम के दाहिनी ओर, सीकम के दाहिनी ओर जो होता है एक दाहिनी ओर जो होता है अपेंडिक्स पाया जाता है, सीकम के जैसे हम लोग पेट के दाहिनी ओर ही क्या पाया जाएगा कि अपेंडिक्स पाया जाता है। तो अपेंडिक्स जो है अब हम लोगों के शरीर में क्या बन के रह गया, अवशेषी अंग बन के रह गया। पहले यही जो अपेंडिक्स है, तो अपेंडिक्स जो शाकाहारी जीव है ना, शाकाहारी जीव, तो शाकाहारी जीव में एक जो है मुख्य अंग माना गया है, यानी मुख्य अंग कौन है अपेंडिक्स, शाकाहारी जैसे गाय भैंस होगी, तो गाय भैंस में मुख्य अंग कौन है अपेंडिक्स, क्योंकि ये सेलुलोज को पचा देता है। अपेंडिक्स जो होता है हमारे दाहिनी ओर होता है, गाय भैंसों में मुख्य अंग कौन है अपेंडिक्स, क्योंकि सेलुलोज को पचा देता है। हम लोग सेलुलोज को नहीं पचाते थे, इसलिए क्या बन गया अवशेषीय अंग। तो अवशेषीय अंग वैसे अंग को कहते हैं जो हमारे शरीर में रहते हुए उसका कोई कार्य नहीं है, उसे हम बोलेंगे कुछ अवशेषीय अंग। जैसे हम लोगों का शरीर पर के बाल, इसका कोई काम नहीं है, ये क्या है अवशेषीय अंग। थर्ड मोलर, इसका भी कोई काम नहीं है, ये क्या हो गया अवशेषीय अंग। अपेंडिक्स क्या हो गया अवशेषीय अंग। अब हो गया यहाँ से समाप्त।